नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे आने वाले बजट की। चुनाव खत्म हो गए हैं और अब सबकी नजर है जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्री बजट कंसल्टेशंस का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। इंडस्ट्री के लोग हों या इकोनॉमिस्ट, वित्त मंत्री सभी स्टेक होल्डर से मुलाकात करके उनसे सुझाव ले रही हैं। बजट आने से पहले आम लोगों की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। इनकम टैक्स रेट में कटौती के तोहफे का हर किसी को इंतजार है। वित्त मंत्री के सामने ग्रोथ के मोमेंटम को भी जारी रखने और निवेश की रफ्तार में तेजी लाने का चैलेंज रहेगा। रोजगार के मौके बढ़ाना भी सरकार की एक प्रायोरिटी होगी। ऐसे में वित्त मंत्री के सामने कई चुनौतियां हैं जिनसे उन्हें निपटना होगा। आज आवाज अड्डा में इसी पर हम करेंगे विस्तार के साथ चर्चा। तो एक बड़ा और प्रबुद्ध पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। आइए मैं आपका परिचय करा देता हूं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चीफ इकोनॉमिस्ट एसपी शर्मा, स्वदेशी जागरण मंच के को कन्वीनर अश्विनी महाजन, इंडस्ट्री एक्सपर्ट एमएस उन्नीकृष्णन, टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य और हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे सभी मेहमानों से मैं बात करूंगा। मेरा नाम विपिन भट्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अश्विनी महाजन साहब, आपसे हम शुरू करते हैं। कारण ये कि आपने अभी मुलाकात की है वित्त मंत्री से, सीधी सी बात, एक लंबी सी फहरिस्त सौंपी होगी। लेकिन देखिए, इस समय जिस तरह से हमारी इकोनॉमी है वो जहां पर खड़ी हुई है, अब बजट साल दर साल आने वाली चीज़ है। दो चीज़ें रहती हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। एक इसी साल के लिए हम चीज़ों को देखते हैं और एक बड़ा लक्ष्य है अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का, और जिस पर हम कहें इस वक्त पूरी दुनिया की भी नज़र टिकी है। चाइना +1 से लेकर तमाम वो बातें, जीडीपी से लेकर तमाम वो फैक्टर्स, वो इंडिकेटर्स भारत की तरफ इशारा करते हैं। किस तरह की उम्मीदें आप रखते हैं बजट से, और अभी विशेष तौर पर वित्त मंत्री से क्या बातचीत हुई है? देखिए, कुल मिलाकर के जो बजट है वो तो सरकार की आर्थिक नीतियों का एक आईना होता है। और पिछले बजट में जो इंटरिम बजट आया था उसमें आभास तो हो ही गया था कि किस प्रकार का बजट, पूर्ण बजट आने वाला है। और अब सरकार बनने के बाद जो पूर्ण बजट आ रहा है तो स्वाभाविक है, जो जिन मुद्दों को लेकर के इंटरिम बजट आया था उसी को आगे बढ़ाने का काम होगा। और जैसा कि आपने बताया कि ग्रोथ की तरफ नज़र है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की तरफ नज़र है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि जो फिस्कल प्रूडेंस बना करके रखा है, और वास्तव में ये जो फिस्कल प्रूडेंस है या जिसको राजकोषीय संतुलन, संयम कहते हैं, वो ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हम बजट को जो राजकोषीय घाटे को अगर कम रखते हैं तो उसके कारण जो महंगाई पर चोट आती है, और जिसके कारण जो छोटा जो गरीब आदमी है, सबसे ज़्यादा महंगाई की मार उस पर पड़ती है। तो इसलिए इस इंटरिम बजट में भी 5.1% का राजकोषीय घाटे की बात की गई थी, और मुझे लगता है कि उस पर कायम रहेंगे, क्योंकि जो पिछले साल का जो बजट में था, बजटेड फिस्कल डेफिसिट 5.9% था, जो अब जो बदले हुए हालात में जो अब उसके आंकड़े आ रहे हैं और रिवाइज एस्टिमेट्स आए हैं वो 5.6% पर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राजकोषीय घाटे को सीमित रखने का काम इस बार के उसमें प्रमुख रूप से रहेगा। और दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात होगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात होगी। और पहले से ही अगर हम आंकड़े देखते हैं तो कुछ जहां जहां प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से सरकार ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया है। मैंने आंकड़े देखे तो पता लगता है कि पिछले 3 सालों में और उससे पिछले 3 सालों की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक्स में, एपीआई में, केमिकल्स में, मिनिस्ट्री मशीनरी में, बाकी सब चीज़ों में लगातार जो निवेश का बढ़ोतरी हुई है वो 8 गुना से 102 गुना तक है अलग अलग सेक्टर्स में। तो उस मोमेंटम को बना के रखना ये भी बहुत ज़रूरी होगा। तो महंगाई पर भी कड़ी नज़र, और साथ ही साथ ग्रोथ पर भी। मुझे लगता है कि यह बजट इस तरफ का होने वाला है।
राइट, तो बहुत सारी टच पॉइंट्स आपके यहाँ रहे, जिसमें एक वित्तीय घाटे की बात है, बजटीय घाटे की बात है, और साथ में ग्रोथ की बात है, साथ में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। तो ये काफ़ी सारे अलग अलग पहलू हैं जिनको हम पूरी बातचीत में टच करेंगे। लेकिन इस पूरी बातचीत का एक और बहुत बड़ा साइड भी रहेगा, जिसे इनफैक्ट इंडस्ट्री भी पुश कर रही है, और वो है पर्सनल लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे टैक्स का मामला। टैक्स में किस तरह की कटौती हो, क्योंकि देखिए पूरा एक साइकिल बनाता है ये टैक्स की। इंडिविजुअल टैक्स पेयर को थोड़ी राहत मिले, उसके हाथ में थोड़ा पैसा आए, उसके हाथ में थोड़ा पैसा आएगा तो वो खर्चा करेगा, खर्चा करेगा तो थोड़ी ग्रोथ आएगी, ग्रोथ आएगी तो इंडस्ट्री को एक इम्पिटस आएगा कि भाई यहाँ पर हम भी थोड़ा खर्चा करें, नई कैपेसिटीज लगाएं, तो पूरी एक साइकिल उससे तैयार होती है। और ये इस बार के फोकस में काफी कुछ रह सकता है। इनफैक्ट हम इंडस्ट्री माउथ से भी ये बात सुन रहे हैं। एसपी शर्मा साहब, आप लोग भी मुलाकात कर चुके हैं वित्त मंत्री से, और इनफैक्ट शायद आपके विश लिस्ट में भी मैंने ये देखा था जहां मांग की गई कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको थोड़ी राहत दी जाए। मैं इस चीज को थोड़ा फोकस पहले करूंगा और फिर हम बाकी बातों पर आएंगे। इस एंड पर आप लोगों का क्या मत है और क्या बातचीत हुई आपकी? देखिए, इस समय पे जो सबसे ज्यादा जरूरत है, हमें कंजम्पशन डिमांड को सपोर्ट करने की जरूरत है। और कंजम्पशन तभी सपोर्ट होगा जब हम थोड़ा सा मिडिल इनकम को राहत देंगे। जो टैक्स का जो डिस्पोजेबल इनकम है वो उनके हाथों में ज्यादा हो, तो तभी तो कंजम्पशन इंक्रीज होगा। और कंजम्पशन इंक्रीज होने से ही फैक्ट्री आउटपुट बढ़ेगी। तो हमारा सुझाव है कि जो टैक्सेस हैं, जो मिडिल इनकम टैक्सेस हैं, जो हम 10-15 लाख की इनकम के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं, हाई हाई टैक्स हम इतनी इनकम पे ही लगा देते हैं 15-20 लाख के ऊपर, तो उसमें राहत होनी चाहिए। कम से कम जो 30% टैक्स है, दैट शुड कम एट दी इनकम ऑफ 40 लैक्स। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा सुझाव है, जिसमें कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी लोगों के पास, और कंज्यूम करने के जो मायने हैं वो क्रिएट होंगे, और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ आएगी। बिकॉज अभी हम बात करते हैं कि कैपेक्स इंक्रीज होना चाहिए, तो कैपेक्स इंक्रीज तभी होगा जब जब डिमांड होगी। जब डिमांड होगी तो कैपेक्स अपने आप ही होगा। तो हमने बहुत सारे लोगों से बात की कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं आती हैं, क्योंकि इकोनॉमी में उस तरीके की डिमांड अभी भी नहीं है जिस तरीके से उनको कैपेसिटी एक्सपेंशन करना पड़े। तो सबसे पहले हमें जो रूरल इकोनॉमी है उसको सपोर्ट करने के लिए, कंजम्पशन ट्राजेक्टरी को इंक्रीज करने के लिए, उसके लिए प्रयास करने होंगे, जिसमें हमारा ये बहुत बड़ा सुझाव, जो कि 30% टैक्स है वो 40 लाख की इनकम के ऊपर होना चाहिए। उसके नीचे इतना हाई टैक्स, जो पीक टैक्स रेट है, दैट शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन द मिडिल इनकम्स। ये हमारा हमने सुझाव दिया है। और दूसरा, जैसे पहले स्पीकर ने बात की कि इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन ट्राजेक्टरी इज कमिंग अगेन एंड अगेन, वो हमारा पूरा ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है। तो हमें खास करके जो दालों के भंडार से जो इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, जो जब डेफिशिएंसी वो 3-4 मिलियन टन की जो डेफिशिएंसी रहती है, उसके लिए हमें पर्याप्त कुछ उपाय करने होंगे कि जो सप्लाई है दैट रिमेन्स इंटैक्ट, के डिमांड के ऊपर प्रेशर नहीं आए, और जो प्राइस एस्केलेशन है वो सडन नहीं हो। अभी भी जैसे हम देख रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन में जो पल्सेज इन्फ्लेशन है, दैट इज हाई एंड हाई। सो उसको नीचे लाने के लिए हमें जो कोल्ड स्टोरेज और जो वेयर हाउसिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा, सो दैट कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज सेव्ड इन दी प्रॉपर प्लेसेस। तो उससे क्या होगा कि जब सप्लाई अपने पास, हमारे पास जो एक ऐसा बफर है, तो हम अपना इन्फ्लेशन जो ट्राजेक्टरी है उसको आने से पहले ही कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक थोड़ा सा इसके ऊपर अच्छे से विचार करके, मतलब ध्यान देना होगा कि हम कैसे अपना सप्लाईज को इंटैक्ट कर सकते हैं, और इन्फ्लेशन ट्राजेक्टरी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है, हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े शहरों में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। खास करके जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज हैं और जो विलेजेस हैं, वहां पे अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ कमी है। उसमें हमें ध्यान देना होगा कि जो पब्लिक यूटिलिटीज हैं, खास करके वो विलेजेस में, हम जैसे स्मार्ट सिटीज डेवलप कर रहे हैं, तो स्मार्ट विलेजेस भी होने चाहिए, जिससे कि लोगों को जो ग्रोथ है, जो हम फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी है, उसका जो जो उसका फायदा है, वो एक लोअर लेवल पे भी लोगों को, जो गांव के लोग हैं, जो जो रूरल इकोनॉमी में लोग रहते हैं, उनको भी उसका फायदा मिले कि ठीक है, भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, हम भी उस ग्रोथ को एंजॉय कर रहे हैं। उनके पास पब्लिक यूटिलिटीज जैसे कि इंटरनेट की सेवा, और जो वाटर और हेल्थ सेंटर्स और एजुकेशन स्कूल्स, ये सब कुछ उनके पास भी एक अच्छी मात्रा में, एक पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, सो दैट दे आर आल्सो एंजॉयिंग द ट्रैजेक्टरी ऑफ India's growth, which is the fastest moving among the many economies. So हमारे जो सुझाव हैं, those are really practical, कि एक विकसित भारत बनने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए
इंफ्रास्ट्रक्चर को जोर देना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मांग क्रिएट करनी है जिससे कि हमें हमारी फैक्ट्री एक्सपेंशन होगी, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। और रोजगार मिलने के लिए सबसे पहले हमें मैन्युफैक्चरिंग में हाई ग्रोथ लेके आना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग की अगर डबल डिजिट ग्रोथ रहती है तभी जाके रोजगार पैदा हो पाएगा, क्योंकि जब डिमांड नहीं होगी तो फैक्ट्रीज विल नॉट बी एबल टू डिप्लॉय मोर एंड मोर वर्कफोर्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्रीमाइसेस। तो उनके लिए हमें एक ऐसी ट्राजेक्टरी क्रिएट करनी होगी कि वो लोगों को डिप्लॉय करने के लिए रेडी हैं और अपने फैक्ट्रीज में उनको जगह दे रहे हैं। सरकार ने एक बहुत अच्छी बात की जब इंटरिम बजट आया कि 1 लाख करोड़ रुपया R&D एक्टिविटी के लिए रखा। उसको प्रयोग करने के लिए जो यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेजेस हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी तो वो 1 लाख करोड़ रुपया आगे जो फायदेमंद होगा, फ्रूटफुल होगा, जब लोगों को, जो युवा वर्ग है, उनको जाके फैक्ट्रीज में, उनको इंडस्ट्री में ट्रेनिंग मिलेगी, फिर वो आगे अच्छे जो प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं वहां पे अब्सॉर्ब कर पाएंगे। तो R&D एक्टिविटी को और एनहेंस करने के लिए और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में, पर्टिकुलरली द MSMEs इन द मैन्युफैक्चरिंग, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने देखा है कि MSME का कंट्रीब्यूशन हम कहते हैं कि 31% है, 32% है GDP में, लेकिन उसमें खाली जो मैन्युफैक्चरिंग MSMEs है उनका 8% ही कंट्रीब्यूशन है। तभी तो ग्रोथ आएगा जब हम मैन्युफैक्चरिंग में, खास करके जो मैन्युफैक्चरिंग MSMEs है उनको सपोर्ट करेंगे जी। और उनके लिए हम जो ग्रोथ के संसाधन पैदा करेंगे, जैसे कि पीछे 1 लाख करोड़ रुपए का जो R&D एक्टिविटी के लिए फंड रखा गया है, वो बहुत अच्छी बात है। उससे उसको और स्ट्रॉन्ग करना होगा। और खास करके जो हेल्थ से रिलेटेड जो सुझाव हैं कि हेल्थ के बारे में हम बहुत बात करते हैं और हम बहुत अच्छा देखते हैं, नंबर्स में हम देखते हैं कि 4% ऑफ GDP और 5% ऑफ GDP और 3% ऑफ GDP, देयर मस्ट बी सम क्वालिटेटिव आउटकम्स ऑफ द हेल्थ सेक्टर के कितने डिस्पेंसरीज हैं, कितने रेडियस में हमारे डिस्पेंसरीज हैं, कितने रेडियस में अच्छे जो हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, और जो मल्टी फैसिलिटी जो हॉस्पिटल्स हैं वो कितने कितने रेडियस में आते हैं, तो वो देखना पड़ेगा। ये क्वालिटी शर्मा जी, क्वालिटी ऑफ हेल्थ सेंटर्स क्या है। बहुत बहुत ही कंप्रेहेंसिव